आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कश्मीर में नौजवानों को कौन कर रहा है गुमराह। जी हां, कश्मीरी नौजवान गुमराह हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन लोग हैं। मदरसे जहां मजहबी तालीम दी जाती है और मस्जिद जहां अल्लाह को याद किया जाता है, लेकिन क्या कश्मीर में इन जगहों पर दहशत की तालीम देने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल उठा है आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के एक बयान से, जिसमें उन्होंने फिक्र जाहिर की कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों, मदरसों और मस्जिदों में भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है वो अलग से पढ़ाया जा रहा है, जो तलबा को इंतहा पसंदी और अलहैदगी की जानिब ढकेल रहा है। तो क्या जम्मू कश्मीर में मजहब और तालीम की आड़ में दहशत का पाठ पढ़ाया जा रहा है? क्या वाकई इबादत गाहों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है? यह तस्वीर कुछ और भी है। और क्या कश्मीर की मासूम अवाम और नौजवान इनके बेजा इस्तेमाल का शिकार बन रहे हैं? इन्हीं सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मौजू पर बात करने के लिए जुड़ेगा हमारे साथ एक खास पैनल भी। वाकई कई तरह के सवाल नजर आते हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत अगर किसी तरह की बात कह रहे हैं तो बिना इनपुट्स के नहीं कहेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि मजहबी मकामात तो सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए होते हैं। ठीक है, जुमे की नमाज के बीच कुछ समाजी मुद्दों पर भी बातचीत होती है, खुतबा होता है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल कुछ लोग गलत तरीके से कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि हम देखते हैं बाज़ मरतबा जो कश्मीर में नौजवान हैं वो सड़कों पर उतर करके पाकिस्तान या ISIS के झंडे लहरा रहे होते हैं, या फिर वो पत्थरबाजी की शक्ल में या पत्थरबाज की शक्ल में सड़क पर नजर आते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है। कई तरह के सवाल हैं और सभी जो पहलू हैं उनके जवाब तलाशने की हम आज कोशिश करेंगे अपने इस अहम डिबेट में। और तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज का हमारा खास पैनल। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। 5 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन महेश वर्मा जी हैं, तो साथ ही हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु JK बेनीवाल साहब हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर असद खान फलाही साहब हैं, तो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू हैं, और साथ ही हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं इनामुन नबी साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। और कर्नल टिक्कू, मैं बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करना चाहूंगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा सटीक जवाब दें, ना कि मुद्दे पर इधर उधर की बात करें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मेहमान पूछे गए सवाल पर गोल मोल जवाब देकर के आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारी अपने नाजरीन के तय भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस अहम मुद्दे पर एक मुस्बत और बाअसर बहस करें, न कि हमारे मेहमान अपने अपने हिसाब से यहां पर अपने अपने एजेंडा सेट करने की कोशिश करें। अगर हमने ऐसा पाया तो हम अपने मेहमानों को भी टोकेंगे, उन्हें रोकेंगे, ताकि बात मुद्दे पर हो और एक मुस्बत नतीजा निकले। तो चलिए अपने आज की बहस की शुरुआत करते हैं और अपने नाज़रीन और अपने मेहमानों को बता देते हैं कि जब हम बहस की शुरुआत करेंगे तो बहस के पहले हिस्से में हमारे पास जितने भी मेहमान हैं सबको 2-2 मिनट का वक्त होगा अपनी बात रखने के लिए। टिक्कू सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आर्मी चीफ ने यह बात कही है, किसी सियासतदान की तरफ से बात आती तो यह बात कही जाती कि कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश है या फिर अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश है, लेकिन आर्मी चीफ की इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनपुट्स होगा तभी उन्होंने कहा, लेकिन क्या वाकई जमीन पर ये जो हालात है वो बहुत हसास तरीन नहीं हो जाते अगर इसमें जरा भी और जरा बराबर भी सच्चाई है तो? देखिए, जनरल बिपिन रावत ने आज ये बात बताई है, लेकिन ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि कश्मीर के अंदर धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोगों को वर्गलाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी मुहिम किसी भी जगह इतनी देर तक, 30 साल तक इंसर्जेंसी के रूप में कामयाब नहीं हो सकती या वो चल नहीं सकती जब तक उसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग ना हो जी। और देखिए, हम जब छोटे थे, कश्मीर में रहते थे, श्रीनगर में रहते थे, तो आपस में बहुत ज़बरदस्त भाईचारा था हमारा। एक ही टीम में हर धर्म के लोग खेलते थे, मतलब दिमाग में ये बात कभी आती नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम है या क्या है। लेकिन जैसे जैसे 80 से हम आगे बढ़ते गए तो आहिस्ता आहिस्ता से ये खाई बढ़ती गई। और क्योंकि कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको किसने पैदा किया? ये एक प्रॉक्सी वॉर है इंडिया के बरखिलाफ पाकिस्तान का। तो उन्होंने वो सब किया जो इस प्रॉक्सी वॉर को सहारा देंगे, जो इस प्रॉक्सी वॉर को आगे चलाएंगे। और उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, एक तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और दूसरा मज़हब के नाम पर लोगों का दिमाग जो है इंडोक्ट्रिनेट करना। और आजकल
अगर आप देखें पिछले 30 साल में जितनी दरार पैदा हो गई है, जितना मजहबी कट्टरपंथ आया हुआ है कश्मीर की सोसाइटी में, वो कैसे आया है? वो इसीलिए आया क्योंकि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कश्मीर के यूथ को ब्रेन वॉश किया जाता है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, इस साल 126 लोग इंसर्जेंसी में चले गए जब उनको मालूम है उनका अंत क्या होने वाला है। तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो ताकतें होगी जो ये चाहती होंगी कि ऐसा करें। तो जनरल बिपिन रावत साहब ने ये ठीक बात कही है, क्योंकि धर्म के नाम पर जरूर कश्मीर के अंदर रेडिकलाइजेशन को फैलाया जा रहा है। ठीक है सर, और ये जो आप बात कह रहे हैं वाकई बहुत ज्यादा संजीदा हो जाती है। लेकिन असद खान फलाही साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अगर जर्रा बराबर भी ऐसी सूरत है तो वाकई वो बहुत ज्यादा संजीदा है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? कहीं से भी ठीक है, समाजी बातचीत हो सकती है, माशरे की बात हो सकती है, खुतबा होता है, उसमें हम कहीं ना कहीं जो तमाम सरगर्मी होती है उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन क्या वहां पर कुछ माइंड वॉश करने की कोशिश या फिर गुमराह करने की कोशिश हो रही है? जैसा कि कर्नल रावत टिक्कू सर ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि ये ओपन बात है, कहीं से छिपी हुई नहीं है। नहीं, देखिए सऊद साहब, सबसे पहली बात मैं ये कहूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को लेकर एक ऐसा परसेप्शन, एक ऐसी विचारधारा फैलाई जा रही है कि इस्लाम एक बहुत मुतशद्दिद और बहुत ही वायलेंस का मजहब है जी। उसी को सामने रखते हुए ये सारे बयानात आते हैं, चाहे कश्मीर को लेकर हो या दूसरी दुनिया के। मैं सबसे पहले अपनी बात 4-5 पॉइंट हैं जो मैं आपने कहना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि कश्मीर की लड़ाई मजहब की लड़ाई नहीं है। ये मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कह चुका हूं। ये कौमियत की लड़ाई है। वो अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी मजहब की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी कौमियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आज के पूरी दुनिया के अंदर नेशन स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, वही एक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस है कि हम वहां के मानने वाले लोग जो है मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, इसलिए वहां उसको मजहब से जोड़ के देखा जा रहा है। जैसा कि भी टीकू साहब कह रहे थे, रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन जरूर हो रहा होगा, लेकिन मजहब के नाम पे नहीं हो रहा है, वो कौमियत के नाम पर हो रहा है कि देखो तुम भी कश्मीरी हो और ये हमारा इलाका, ये हमें इनसे। अब देखिए, अगर आप पूरे कश्मीर का उसको देखें तो वहां 3 तरह की एक विचारधारा है। एक ये है कि जो भारत के साथ रहना चाहता है, एक वो है जो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जाना चाहता है, और एक वो है जो कहता है कि ना हमें इधर जाना ना इधर जाना, हमें बीच में रहना है। अब अगर हमें उन लोगों पे मेहनत करने की जरूरत है जो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए, जिनका हिंदुस्तान के संविधान में एतमाद है, यकीन है, हमें उन जैसे लोगों को और उनकी तादाद में इजाफा करने की जरूरत है, उनके एतमाद को जीतने की जरूरत है। बेशक। दूसरा पॉइंट जो है, देखिए अगर इस एंगल से देखा जाए तो जनरल बिपिन रावत जी ने पंजाब के ताल्लुक से भी कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। तो अब अगर आप उसको किस एंगल से देखना चाहेंगे? मजहब की बुनियाद पे देखेंगे आप उसको, किस एंगल से देखेंगे? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ और इंडोक्ट्रिनेशन जरूर हो रहा होगा, गुमराह किया जा रहा है, लेकिन मजहब के नाम पे नहीं किया जा रहा है। वो अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना। ये पूरा जो उसका लब्बे लुबाब है वो यही है। चलिए मैं आपके पास आता हूं बेनीवाल सर की, जो असद खान फलाही साहब कह रहे हैं, चाहे वो हम हिंदू मजहब की भी बात कर लें, इस्लाम की बात कर लें, जाहिर सी बात है कोई दहशतगर्दी को फरोग नहीं देने वाले, कहीं ना कहीं तालीम नहीं देता कोई भी मजहब, और ना ही कहीं किसी मजहब में यह लिखा है कि मस्जिद का या मदरसों का ऐसे इस्तेमाल हो। जाहिर सी बात, अगर जरा बराबर भी इसमें सच्चाई है तो कुछ लोग हैं जो खुद गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह कर रही हैं। तो फिर जब कौम की लड़ाई है, खित्ते की लड़ाई है, उसको मजहब से जोड़ दिया जाना कितना सही नजर आता है आपको? क्या आप भी ऐसे ही देखते हैं कि नहीं वो मजहब की लड़ाई है? देखिए साउद भाई, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, मुझे बहुत सारे, मैं विदेश में भी जाता हूं तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि आपके देश के अंदर मंदिरों में जाओ, बहुत सत्संग हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, गिरजाघरों में भगवान की प्रार्थनाएं हो रही हैं, और फिर भी उसके बाद पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्या है? तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि शुरू से आपकी नींव देखिए कहां से है। जब से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम तो लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं। हमने पहले गुलामी झेली, बादशाह, बाहर के बादशाह लोग आए, मुस्लिम साम्राज्य आए, उनसे किया, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्लाइव फोर्स ने मुश्किल से अंग्रेजों को भगाया, फिर उन्होंने 250 साल राज किया। एक छोटी सी कंपनी, उंगली पकड़ के पहुंचे पकड़ने वाली बात है, छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वहां आई थी और उसके बाद में देखा आपने 200 साल राज कर। ठीक है। तीसरी बात, कौमी बात जो कहा बात आ रही है, ये बिल्कुल देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से नहीं लेता। आप मुझे बताइए, पूरे देश के अंदर झंडा क्यों उठा रहे हो बच्चे?
बच्चे गुमराह हो रहे हैं। धर्म के नाम पे क्या हो रहा है कि धर्म असल में धर्म समझ ही नहीं रहे। हम हमारे धर्म के अंदर लेकिन लड़ाई तो नेशन की है ना सर, मजहब की तो है ही नहीं। देखिए नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि वर्षच्च की लड़ाई है। क्यों हो रहा है? अभी कर्नल साहब ने जैसे कहा, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि धर्म, अरे आपस में तो अपने भैंस बेच के तो अपना गुजारा कर रहे हैं, चाइना से भीख मांग के अपना काम कर रहे हैं, डोनेशन से देश चला रहे हैं। बलूचिस्तान आज टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान 4 टुकड़े होने जा रहा है, और वो देश के अंदर क्या चाह रहे हैं? वो केवल इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं। और हमारे बच्चे ये हमारे हैं, मैं सच कह रहा हूं आपको, इनको केवल गुमराह किया जा रहा है। और उसकी मिसाल एक जो टेररिस्ट पकड़ा गया था 10 में से, जो ताजमहल में अटैक किया, और उसने कबूला, हाँ मेरे माँ बाप गरीब था, मैं बाहर गया तो मुझे उस जिसके ऊपर रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, उन्होंने मुझे बहकाया और मेरे रास्ते में आया। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि कोई साइंटिस्ट है या कोई बीएसएफ का जवान है, वो कैसे गुमराह हो जाता है, ये भी एक अहम सवाल हो जाता है। मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन महेश जी देखिए, एक अहम बात है, कि अहम पॉइंट भी है कि वाकई अगर जम्मू कश्मीर की लड़ाई देखी जाए तो वो कौम की लड़ाई है, लेकिन क्या आज उसका जो है उसकी शक्ल और सूरत बदल गई है, जिसकी वजह से अब ये मजहब की लड़ाई दिखती है या फिर दिखाई जाती है? कर्नल रावत जो बात कह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जनरल रावत की जो बात है कुछ हद तक सही है, और कर्नल टिक्कू साहब ने जो बात कही उससे मैं इत्तेफाक भी रखता हूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है और आप सभी ने देखा भी है उसको। ऐसा नहीं है कि जो मैं बात कहने जा रहा हूं आप लोगों को मालूम नहीं है। सीडी आपने देखी होगी, जो ऑनलाइन सीडी चलाई जाती थी, जिसमें ये कहा जाता था कि तुम जो है अगर शहीद होगे, तुम अगर इसमें मरोगे, तुम्हें ऊपर जो है हूर की नूर मिलेगी। तो उनको जो है धर्म के ऊपर, धर्म के नाम पर बहकाकर जवानों को जो है जिहाद के लिए शामिल किया जाता था, उनको आतंकवादी बनाया जाता था। इसके बेसिस पे आप देखिए, हाफिज साहिब पूरा वहां एक फैक्ट्री चलाता है। तो मेरा मानना है कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और पाकिस्तान पर मजहब को रखा जाता है। हाँ, और पाकिस्तान की जो आज माली हालत है उसमें इसके सिवा अब उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। उसकी कमर बिल्कुल तोड़ दी गई है आज की डेट में। वो अब यही लोग हैं जो उसके सहारा बन सकते हैं, जो कि इस्लाम के ऊपर एक बदनुमा दाग होगा अगर इस तरह से करते। लेकिन रावत साहब जो बात कह रहे हैं वो आइडेंटिफाई तो होगी, वो मस्जिद और मदरसे इमाम अगर ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो ये हमें भी तकलीफ होगी, क्योंकि धर्म जो है वो सभ्य होने के रास्ते पे लेकर जाता है। सब सिविलाइजेशन करने का ये आधार है। इस्लाम ये नहीं है कि उसको इस तरह से कहीं आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। कोई मुल्ला मौलवी इन्फॉर्मर का काम करे, मुखबिर का काम करे। अगर वो काम ही मुखबिरी की करना है तो अल्लाह ताला की, भगवान के दिए हुए संदेशों को लोगों में पहुंचाए। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, वहां जो अलगाववादी हैं, हमारी चिंता, जनरल रावत साहब की जो चिंता वो लाजमी है, क्योंकि वहां पे जो हमारे मध्यस्थ थे उनसे बात करने के लिए अलगाववादी नेताओं ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि भाई हम संविधान के दायरे में बात नहीं करेंगे। ठीक। फिर हमने कहा कि भाई तुम जमहूरियत के नाम पर बात करो, तुम इंसानियत के नाम पर बात करो। इन बच्चों को जो है कम से कम मरने मत दो यार, कम से कम इनको आतंकवादी मत बनने दो, इनको कुछ अच्छा करने दो। लेकिन वो लोग मना कर दिए, वो नहीं हो रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल। और ये अपने आप में ये भी बहुत ज्यादा संजीदा जो है सूरत हाल है, इससे भी पार पाना होगा, दूर जाना होगा। लेकिन सर मैं आ रहा हूं, टिक्कू सर मैं आपके पास आ रहा हूं। इनामुल नबी साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनके पास चल रहा हूं। इनामुल नबी साहब जरा ये बताइए कि वहां पर ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त श्रीनगर में बैठे हुए, वहां से आप बात कर रहे हैं। जनरल रावत अगर एक बात कह रहे हैं तो बिना इनपुट्स के नहीं कह रहे हैं। आज क्या ऐसी वजह आ गई कि कौम की लड़ाई जो है वो मजहब की लड़ाई में तब्दील होती दिखाई दे रही है? दिखाया ये जा रहा है कम से कम सामने से कि ये मजहब की लड़ाई है। और जैसा कि महेश जी भी कह रहे हैं कि उन्हें हूरे मिलने के लिए या फिर जन्नत नसीब होगी, इस तरह की बात कह करके नौजवानों को गुमराह किया जाता है। क्या मस्जिदों और मदरसों में भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं? स्वाद जी, मैं बिल्कुल जनरल रावत जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रिपोर्ट एक आई थी जो इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुई थी। उसमें से उन्होंने 156 लोकल मिलिटेंट्स का रिकॉर्ड किया था, इंटरव्यूज़ किए थे। 74 पेज पर रिपोर्ट बना था, जिसपे कर्नल टिक्कू को ये मैं उसकी तवज्जो चाहूँगा। उन्होंने उस पर नेगेट किया है कि देयर इज़ नो रेडिकलाइजेशन फैक्टर, क्योंकि 71% न्यू एज मिलिटेंट्स जो है वो हनफिया मसलक से है,
21% जमात इस्लामी से है, 3% सलफी फैमिली से है। तो रही बात जो जनरल बिपिन रावत जी की है कि यहाँ पर मदरसा से मिलिटेंट्स बनते आ रहे हैं या मदरसा में ऐसी कोई दर्ज दिया जा रहा है, बिल्कुल वो भी गलत है, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक 56 स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट 56% जो लड़के हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा है, 34% जो है उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा है। और सबसे अहम बात, जितने भी मिलिटेंट्स 156 स्टडीज हुई है उनमें से 74% कभी मदरसा गए ही नहीं है। 74%, मैं रिपीट कर रहा हूं, जेके पुलिस की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुई थी, 74% मिलिटेंट्स कभी मदरसा या दरसगाह गए ही नहीं है। और सिर्फ से अहम बात जिस पर मुझे अंदाजा था कि बिपिन रावत जी इंटरवीन करेंगे, 15% ऐसे मिलिटेंट बने हैं जिनके रिश्तेदार मारे गए, 5% ऐसे मिलिटेंट बने हैं जिनके घर या उनकी जायदाद को तोड़फोड़ की गई है। सबसे अहम बात, अभी जो यहाँ पर अलबदर का मिलिटेंट है सईद रुबान, वो तो आर्मी गुडविल स्कूल से पढ़ा है, उन्होंने 2016 में आर्मी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उसके साथ उसका कजन सईद नवीद, वो तो पुलिस में था। वो तो इनके बारे में बात कर लीजिए ना, सईद रुबान को किसने मिलिटेंट बनाया? वो तो आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ा था। फिर मनान वानी को देखिए, फिर डॉक्टर रफीक को देखिए, वो तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो तो कभी नहीं गया। नदीम खतीब को देखिए, पायलट था, वो भी तो मिलिटेंट बना, वो तो किसी क्या बोलते हैं इसको, मदरसा में नहीं पढ़े। बिल्कुल ठीक बात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मैं रोक रहा हूं इनामुल नबी साहब, लेकिन आपने कुछ अहम आदादो शुमार दिए हैं और उन आदादो शुमार पर भी बात की जानी चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर जब ऐसा नजर आता है कि 74% जो मिलिटेंट्स मारे जाते हैं वो कभी मदरसे गए ही नहीं, तो फिर मिलिटेंसी को आखिर मदरसों से और मस्जिदों से क्यों जोड़ा जाता है? इस तरह की बात क्यों सामने आती है? ये अहम पॉइंट भी है, इस पर हम जरा बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। तो कई तरह के आदादो शुमार नजर आते हैं और इनामुल नबी साहब ने भी ब्रेक से पहले जो बातें कही वो भी अहम हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जमीनी सूरत हाल है उस पर भी बात की जानी जरूरी है। और अगर जम्मू कश्मीर की या फिर इंतजामिया की कुछ आदादो शुमार सामने आते हैं तो वो क्या बयां करते हैं, और फिर जब आर्मी चीफ मसाजिद और मदरसों के बारे में बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी किसी ठोस बुनियाद के बगैर नहीं करें। हम जरा इसको और ज्यादा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। और टिक्कू सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये जो एक तस्वीर इनामुल नबी साहब ने पेश की, क्या उसको भी झुटला दिया जाए? अगर 74% मिलिटेंट्स मदरसे गए ही नहीं और खुद जम्मू कश्मीर पुलिस की यह रिपोर्ट है, तो फिर मदरसों और मस्जिदों को कटघरे में खड़ा करना कितना सही है? देखिए, मैं पहले एक दो बात आपको कहना चाहता हूं। पहले फलाई साहब ने एक दो बात कही कि ये एक कौमी लड़ाई है और इसको मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं शायद इनको इसकी एक हिस्ट्री बता दूं। 1946 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई थी महाराजा के बरखिलाफ, तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बनी थी, जिसका विरोध शेख अब्दुल्ला साहब ने किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टूट गए, उन्होंने कहा धर्म के साथ कौमी लड़ाई को जोड़ना ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबको जोड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। ये शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद नारा था वहां पर, उसमें सब लोग जुड़े। वो एक कौमी लड़ाई थी और नया कश्मीर का एक वहां पर रेजोल्यूशन पास किया गया, एक डॉक्यूमेंट बना जिसके फोर फ्रंट पर कश्मीरी पंडित थे। ये एक पॉलिटिकल मामला था जो 80 तक चलता रहा। उसमें कई सारी बातें आगे समझौते हुए, आगे बढ़े, पीछे गए, तो पॉलिटिकली मामला आगे बढ़ता गया। 80 से लेकर उसके बाद 89 तक आपको पता है इसकी जड़ जो है अफगानिस्तान वॉर है, सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में आना, वहां पर ठीक है सर, वहां पर पाकिस्तान ने उनको हटा। एक मिनट ना, मुझे बोलने दिए फलाई साहब प्लीज। तो उसका जो इस्लामाइजेशन शुरू हुई वहां से, वो कश्मीर भी आए और इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और उस टाइम जो है ये कौमी लड़ाई खत्म होकर एक मजहबी लड़ाई। देखिए, इनका आज के दौर में कश्मीर की नहीं है, इस्लाम की है। इनका काउंटर दे दूं, बिल्कुल आ रहा हूं, हिस्ट्री का काउंटर दे बिल्कुल इनकी बात जल्दी से आ जाए, मैं आ रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए। नहीं, तो क्या ऐसा ही है सर? लड़ाई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इस्लाम के नाम पर लड़ेंगे तो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। उनको ये पता है कि ये जज्बात को रेदे जा सकते हैं। का एक नारा है, ठीक है, हमें चाहिए आजादी बराए इस्लाम, पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगते हैं वहां पर। देखिए, अब आप फिर बार उसी, मैं पहले क्यों ये सच्चाई है। सऊद भाई, इन्होंने हिस्ट्री का दिया, शेख अब्दुल्ला साहब का इन्होंने जिक्र किया।
ये वही शेख अब्दुल्ला साहब हैं कि इनको पता होना चाहिए कि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मूवमेंट की वहां पे कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और जब उन्होंने वहां कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और शेख अब्दुल्ला साहब ने कहा कि कोई नहीं जाएगा मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको पता है इस स्टेज पे 11 लोग मौजूद थे और सुनने वाले सिर्फ 5 लोग थे, एक कश्मीरी नहीं गया था मुस्लिम लीग के। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, बात तो ये कह ही रहे थे, आप तो मेरी बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। जब तक शेख अब्दुल्ला साहब के हाथ में मुहिम थी, इट वाज नॉट अ कम्युनल। मैं तो यही कह रहा हूँ, जब तक मैं तो यही कह रहा हूँ, शेख अब्दुल्ला साहब 1982 में। मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ, मैं सर आ रहा हूँ। तो मेरी बात को मत करना। ठीक है नहीं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। ठीक है, मैं सर और टिक्कू सर मैं आ रहा हूँ। देखिए फलाई साहब, देखिए उन्होंने टिक्कू सर ने भी कहा कि उस वक्त तक तो कम्युनल नहीं था, 80 से 89 के बीच जो माहौल बिगड़ा, अब जो है मजहब के नाम पर ही बच्चों को गुमराह किया गया। ठीक है, लेकिन अब जो है आज की हकीकत वो यही बता रहे हैं। ठीक है, फलाई साहब से मैं महेश साहब ले लूं जवाब, मैं जवाब ले लूं। मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए फलाई साहब, देखिए टिक्कू सर ने जो तस्वीर पेश की उनका यही सीधे तौर पर कहना है कि पहले ये कम्युनल नहीं था, लेकिन अब जो आज की सूरत हाल है वो यही है कि मजहब को सामने रखा जाता है, उसकी बिना पर जज्बात कुरेदे जाते हैं और गुमराह किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए मजहब को क्यों, और उसमें कहीं ना कहीं मस्जिद और मदरसों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि रावत साहब ने कहा। समझिए, मैं आपको बताऊं सऊद भाई कि मजहब है इस्लाम में और संविधान में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई क्लैश ही नहीं है। तो जब क्लैश नहीं है तो आप कैसे मजहब को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके खिलाफ? तो आप उनसे पूछ लीजिए ना जो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं शायद, हिंदुस्तान थोड़ी इस्तेमाल कर रहा है। आप आ रहे तो मैं वही नैरेटिव ठीक है, फलाई साहब जल्दी से आपकी बात। वो ये कह रहे हैं कि मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्लाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ, इनामुल नबी साहब आ रहा हूँ। सिमी क्या करता रहा है? आप कैसे आदमी हो यार? आप हिंदुस्तान के विरोध में बोल रहे हो या सपोर्ट में बोल रहे हो? पहले ये बताओ ना। आप जो है इस्लाम को डिफेंड करने के, सिम्मी के लोग पकड़े जाते हैं, उनके पास से ऐसी तो आपत्तिजनक बैन किया ना उसको, सीडी पकड़ी जाती है जिसमें कहा जाता है हूर का नूर मिलेगा। मदरसों में ये बात कही, पाकिस्तान में यार क्या कह रहे हो आप कैसे आदमी हो यार, कैसे इंडियन हो? आप पाकिस्तान में ये चीज सरेआम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तमाम जगह दिखाई दिया है, पकड़ा गया है। क्या दुनिया भर के लोग सर पाकिस्तान में मिल रहा है ना ये। आप पहले आदमी हो जो इस बात को नकार रहे हो। मुझे तो ये लग रहा है कि पता नहीं आप क्यों नकार रहे हो, इसके पीछे क्या कारण तो बताओ आप नकारने का। ये बात कि इस्लामियत के नाम पर लोगों बच्चों को भटकाया जाता है, नहीं है। रिपोर्ट उठा, अरे रिपोर्ट पढ़िए ना, पहले आके रिपोर्ट ही नहीं पढ़ रहे आप अपने मुंह से कह रहे हो। मैं आ रहा हूँ महेश वर्मा जी देखिए इनामुल नबी साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन फलाई साहब ठीक है सर, होल्ड ठीक है फलाई साहब और महेश साहब और फलाई साहब, ठीक है मैं इसको जरा सर और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है इसको और समझते हैं। फलाई साहब एक सेकंड, फलाई साहब और महेश साहब और असद खान फलाई साहब, महेश साहब ठीक है मैं आ रहा हूँ, महेश सर आ रहा हूँ, महेश जी एक मिनट होल्ड। असद खान फलाई साहब मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे सर वन ऑन वन मत कीजिए ना सर वन ऑन वन आप लोग डिबेट। सर मुझे आप लोगों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। सर क्या आप लोग असद खान फलाई साहब, महेश जी ठीक है महेश जी सर ठीक है प्लीज। और फलाई साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं सर प्लीज एक सेकंड सर बातचीत। अरे फलाई साहब एक सेकंड, फलाई साहब एक सेकंड और महेश जी सर यहाँ पर्सनल मत होइए, पहले तो पर्सनल मत होइए। फलाई साहब और महेश जी पर्सनल मत होइए प्लीज। साहब अगर आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है सर, महेश जी मुझे बात करने दीजिएगा सर, मुझे बात करने दीजिएगा फलाई साहब सर आप दोनों मेरी बात सुनेंगे, अगर कोई नौजवान सर कर रहा है आवाज डाउन कीजिए सर एक सेकंड महेश जी और फलाई साहब को विंडो से आउट कीजिए सर, ठीक है विंडो से आउट कीजिए और आवाज दोनों की डाउन कीजिए। सर कम से कम ये तो ख्याल रखिए कि एक दूसरे की बात आए और एक दूसरे पर कम से कम पर्सनल अटैक ना हो।
आप लोग यहां पर सिर्फ नहीं बैठे हुए हैं सर, बाकी लोग, अगर आप लोगों को लोग सुनना चाहते हैं, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो फिर नाजरीन क्यों देखेंगे आपको और क्या बात समझेंगे? तो सर मुझे आप दीजिए ना, मेरा काम तो करने दीजिए। मैं अगर पूछना चाह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, ठीक है मैं आ रहा हूं, ठीक है महेश जी ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं सर, फिर पर्सनल मत होइए ना, पर्सनल मत होइए। एक्सपीरियंस यू आर एंड हाउ वेल एजुकेटेड यू आर। ठीक है सर, हो गया 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 ना फलाही साहब, ठीक है फलाही साहब, मैं कह रहा हूं सर, सर फलाही साहब पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप? ठीक है ना, अब हो गया ना, अब हो गया, अब हो गया, मेरी बात का जवाब दीजिए फलाही साहब, मेरी बात। अरे सर क्या आप दोनों यहां पर लड़ने के लिए आए हुए सर, या आप क्या कहेंगे? ठीक है फलाही साहब, असद खान फलाही साहब, असद खान फलाही साहब, आप मेरी बात का जवाब देंगे, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। महेश जी सर मेरी बात का तो जवाब दे दिए, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं आपसे, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, और क्यों आखिर आप ये देख रहे हैं कि जब बात कहीं और जा रही है तो क्यों जाने दे रहे हैं? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। कौम की लड़ाई है, अपनी जगह बात है, आपने कहा, और यह भी नजर आता है कि मजहब के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जाता है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं ठीक है फलाही साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि इस्लाम में नहीं लिखा, आयत कहीं नहीं है ऐसी कि इस तरह से करिए। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ये तालीम नहीं देता है, मसाजिद में भी इस तरह की बातों को या गुमराह करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है, हत्ता कि वो इस्लाम से बाकायदा बाहर कर दिया जाता है ऐसा शख्स। ये है ना, ये इस्लाम की अल्लाह के रसूल की तात, अल्लाह की तात करो, अल्लाह के रसूल की तात करो, और जो तुम्हारे मैं जी एक सेकंड मुझे दीजिए सर, एक मिनट। और सुनिए, इस्लाम ने कतन कभी भी इंडिविजुअल को अगर कहा है, जिसने भी जमात से जो बाहर निकलता है, मैं भी यही कह रहा हूं, मीततन जाहिलिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हदीस के अंदर। मैं ये सच है ना, इस्लाम की ये टीचर्स है ना, हथियार उठाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। ठीक है, अब ये चीज है, ये सच है, और इससे महेश जी भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, महेश जी भी इत्तेफाक रखेंगे कि ऐसा नहीं है इस्लाम में। लेकिन सच्चाई क्या है? आप सीरिया के जिक्र कर रहे थे, आप तमाम जगहों के जिक्र करते, जिहादियों की बात कर रहे थे, या फिर दहशतगर्दों की बात कर रहे थे। मैं सीरिया पे नहीं आना चाह रहा हूं, मैं कश्मीर में आना चाह रहा हूं। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि क्या यह भी हकीकत नहीं है कि मजहब के नाम पर गुमराह किया जाता है नौजवानों को? ये हकीकत है, ये तो मानेंगे आप। कुछ तंजीमें हैं कर रहे हैं ना, तो वही तो बात कह रहे थे महेश जी। ये सारी इस्लाम ही नहीं कह रहा, महेश जी भी ये नहीं करते, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। मजहब के नाम पे महेश जी सर एक मिनट मुझे दीजिएगा सर, ये मजहब के नाम पे इंडोक्ट्रिनेशन कर रही हैं, ये रेडिकलाइजेशन कुछ ऐसा कर रही हैं, इससे कौन इसको डिस्कार्ड कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के पस मंजर में, कि कश्मीर की लड़ाई किस बात पे शुरू हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है सर, आज मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, इसको महेश जी और असद खान जी, मैं दोनों के पास आऊंगा, ठीक है। और महेश जी को भी अपना जवाब मिल गया होगा कि ठीक है सर मैं आऊंगा। नहीं सर, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं आपके पास आता हूं। इनामुन नबी साहब, देखिए यहां पर तो बात बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होने लगती है और तमाम तरह की चीजें होने लगती हैं और फिर पर्सनल भी चीजें जा रही हैं, लेकिन हम अगर आज के मौजू की बात करें, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि मसाजिद में और मदरसों में इस तरह से कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश की भी कोशिश होती है? ठीक है, वो मिलिटेंट्स नहीं है, लेकिन संगबारी भी करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो गुमराह हो जाते हैं अपना मुंह ढक करके या नकाब पहन करके, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने लगते हैं, वो ISIS का झंडा उठाने लगते हैं, वो पत्थरबाजी करने लगते हैं। जुमे की नमाज के बाद हमने ऐसा बहुत बार देखा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह करने की जो कोशिश हो रही है, इन मराकिज को क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? कुछ ऐसी भी चीजें नजर नहीं आती है क्या? ठीक है, जो आपने डेटा पेश किया वो अपनी जगह सही, लेकिन यह भी तो हकीकत है। जी मैं पहले आपको बता दूं, अगर ये बात सही होती जो आपने कहा कि मदरसों और मस्जिदों का इस्तेमाल हो रहा है मसले कश्मीर के हल के लिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा हो रहा है मसला। मैं कह रहा हूं, लेट अस एज्यूम, अगर आपके, मैं यही कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा मजहबी मसला नहीं है, मजहब को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हम सबको पता है 1947 से लेकर मसला चल रहा है। अगर ये कोई अगर मस्जिदों से, अगर मदरसों से ऐसी चीज़ें मिली होती कश्मीरी लोगों को, तो उन्होंने 1947 से गन उठाए होते। वो 1990 से उन्होंने ऐसा क्यों किया? असल में कश्मीरीज हैव बीन पुश्ड टुवर्ड्स वॉल, कश्मीरी को धकेल दिया जा रहा है।
एरोगेंस जो नई दिल्ली की है, एरोगेंट एटीट्यूड जो नई दिल्ली का है, दैट हैज फोर्स्ड यंग पीपल टू टेक सरकार के नजरिया और मौके, ठीक है, ये एक अहम बात आ जाती है। हम नहीं चाहते, ठीक है, मैं आ रहा हूं, ठीक है, देखिए ये बार-बार बातें आ रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस की जवान की लाश गिरती है, सिविलियन मरता है, मिलिटेंट मरता है। मैंने इसीलिए आपसे कहा, अगर आप ये आर्गुमेंट के मदरसा जिस तरह मारा था, सबको पता है वो कौन सी मस्जिद से ऐलान हुआ मदरसा से था? मिलिटेंट्स बनते हैं। मैंने आपसे कहा कुर्बान तो आर्मी सर देखिए वो मस्जिद और इमाम में कोई ऐलान नहीं हुआ था। आपको पता है मस्जिद में वो बात क्या हो गया था, आप नमाज पढ़ने गए, लेकिन बाहर से किसी भी मजहबी रहनुमा ने बात किसी तरह की अपील नहीं की। आप जानते हैं मिसकोट कर नहीं दूंगा, मिसकोट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नहीं सर, जानकारी के लिए आप ये बोल रहे हैं कि वहां से किसने किया था, ये सवाल नहीं, मैं आ रहा हूं सर। सर देखिए बात जो है ना वो कहीं और चली जाएगी, कहीं गई सर, बात कहीं और चली जाएगी। जिस तरह के भाषण दिए गए उस उन्माद में लोगों ने टिक्कू जी जरा ये बताइए, इनामुल नबी साहब कह रहे हैं जो बात, मैं उसी को आपसे चाहूंगा कि आप उसको जरा सा क्लेरिफाई करें। देखिए इनामुल नबी साहब जो कह रहे हैं उसमें कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है 1947 से, जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, इनामुल नबी साहब ठीक कह रहे हैं, 47 से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि शेख उबला साहब जब तक जिंदा थे, 1982 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक जो है पॉलिटिकल मामला पॉलिटिकली हैंडल हो रहा था। मतलब कई बार नेगोशिएशंस हुई, कई बार अकॉर्ड्स हुए। तो क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा थी, दो वजह थे। एक तो पर्सनैलिटी, मतलब ये कि नए जंगजू चाहिए थे, नए जो हैं वो उनको मजहब के नाम पर अपनी तरफ किया गया। क्योंकि ये ऐसा कह रहे हैं क्या? क्योंकि मैं बताता हूं आपको, देखिए 1979 आपने तो शेख अब्दुल्ला साहब को भी जेल में धकेल दिया। एक मिनट प्लीज। आपने तो शेख अब्दुल्ला को भी फिर जेल में बंद कर दिया। अगर वो पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन मांगते थे, इस्लाम में मिलिटेंट रिवाइवल हुआ, और ये मिलिटेंट रिवाइवल जो है सऊदी अरेबिया में जो अटैक हुआ मस्जिद के ऊपर, उसके बाद अफगानिस्तान में हुआ, तो ये एक लहर चली, और जिसकी वजह से इस्लामिक टेररिज्म का भी एक प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं बनाया जाता है। ये भी बात सच है। ये सच है। टिक्कू जी गलत बोल रहे हैं आप, टिक्कू जी गलत बोल रहे हैं आप। आपको पता है कि लेकिन ये बात भी सच है कि इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया गया। उसके कारण क्या बने वो आपको नहीं पता है और हमें नहीं पता है। हर एक तंजीम का नाम हिजबुल मुजाहिदीन है, क्या ये मजहब से जुड़ा नहीं है? हर एक तंजीम का नाम जैशे मोहम्मद क्यों है? ये मजहब से जुड़ा नहीं है। हर एक तंजीम का नाम लश्कर तोयबा क्यों नहीं है? ये मजहब से जुड़ा नहीं है। अगर मैं आपसे बार-बार पूछ रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल लड़ाई थी, अगर मदरसों से आपको ये दर्श मिलता है तो सिविल ब्रिगेड जो आर्मी मजहब के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। दूसरा मैं जवाब आपसे ही लूंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं जवाब आपसे ही लूंगा, जेके बेनीवाल साहब भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन फराई साहब मैं इसका सीधा जवाब आपसे ही लेना चाहूंगा। लेकिन जब बात होती है कश्मीर की, कश्मीरियत की, या फिर वहां पर पनप रही दहशतगर्दी की, तो कई तरह की बातें होने लगती हैं, और फिर बात मजहब की भी आ जाती है, इस्लाम की भी आ जाती है, और यही हो रहा था ब्रेक से पहले। और असद खान फलाही साहब, देखिए कर्नल टिक्कू ने जो बातें कही हैं, मैं उसी का जवाब आपसे लेना चाहूंगा कि ठीक है, हर जो अगर मोटे तौर पर हमने देखें तो वो कहना यही चाह रहे हैं कि मजहब का ताल्लुक नहीं होता दहशतगर्दी से, लेकिन हर दहशतगर्द जो है वो मुसलमान क्यों हो जाता है, इस तरह की जो बात वो कहने की कोशिश कर रहे थे, जो मोटे तौर पर कही जाती है। उसका जवाब क्या है? मैं आ रहा हूं, बहुत सहमत हूं कि उन्होंने आखिरी में बात कही कि मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, जब आप मजहब को कहेंगे कि मजहब के लिए लड़ाई लड़ो, तो आप उसके पीछे क्या नैरेटिव देंगे, क्या नजरिया देंगे? क्या कश्मीर में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है? क्या कश्मीरी मुसलमानों को रोजा रखने से रोका जा रहा है? क्या कश्मीरी मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने से रोका जा रहा है? जब ये सारी चीजें हो ही नहीं रही, तो आप कैसे मजहब को इस्तेमाल करेंगे? भाई प्रॉब्लम, मैं अगर मजहब के लिए कहूंगा कि मेरे साथ मुझे मेरे मजहब पे अमल नहीं करने दिया जा रहा, तभी तो मैं कहूंगा पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी आ रही है उसमें ये एलिमेंट हो सकता है। मैं यही बात कह रहा हूं। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। इन्फिल्ट्रेशन जो है बॉर्डर्स का, वो है प्रॉब्लम। हम इंसर्जेंसी, वहां पर मजहब को कहीं ना कहीं ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा है। देखिए, क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। बेनीवाल सर, आपके पास देखिए, कश्मीर के अंदर कई इश्यूज हैं। कश्मीर के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स अलग हैं, कश्मीर की अपनी लड़ाई अलग है, वहां के बॉर्डर्स की लड़ाई अलग है, उधर के उनके अपने एजेंडे हैं। वो यहाँ की गवर्नमेंट को इनस्टेबल करना चाहती है, तो उसके लिए इन्फिल्ट्रेशन और पता नहीं दूसरी चीजें की जा रही है। तो इन सारी चीजों, लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं जिनके रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया गया, या फिर उनके रिश्तेदारों पर जुल्म हुआ, या फिर उनके जो भी इमलाक हैं
उनको नुकसान पहुंचाया गया, वो भी कहीं ना कहीं दबे महसूस करके या फिर अपने आप के ऊपर ज्यादती महसूस करके वो इधर आ जाते हैं कि आप आतंकवादी बनोगे, आप धर्म योद्धा देखिए यही होता है सऊद साहब कि जब हम प्रिपरेशन के साथ नहीं आते तो यही प्रॉब्लम होती है। 2016 की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है कि हमने मदरसों की जांच करी और उसके अंदर बिल्कुल सही बात है, वो हमको भी पता है। नहीं पाया। ठीक है, ठीक है, बेनीवाल साहब, ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट गलत है, मेरी रिपोर्ट और गलत है, महेश जी मेरी रिपोर्ट और थोड़ी है, असद खान पलाही जी आप दोनों के पास आऊंगा। जने बेनीवाल साहब, ये देखिए बात जो है ना बार बार देखिए फिर इस्लाम और टेररिज्म की आने लगती है और उनको आपस में जोड़ने की आने लगती है। कश्मीर की जो बात हो रही थी और कश्मीर मदरसों मसाजिद की जो बात है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है। देखिए मैं प्लीज कृपा करके देखिए, बात यही है, पूरा देश हमें देख रहा है, हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम 100 करोड़ की बात ही नहीं कर रहे हैं, या 125 करोड़ की बात हो रही है। और जहां तक देखिए हमारे हम लोग एक जिम्मेवार हैं, हमारे एक शब्द जरा बहुत कुछ वहां पे हो रहा होगा। आप मुझे बताइए, आप आत्मा को और शरीर को अलग कर देंगे तो धर्म को इस्लामियत को अलग कर देंगे? मैं ये नहीं कह रहा इस्लामियत कौन सा धर्म खराब है, कोई दुनिया का धर्म खराब नहीं है, 11 के 11 धर्म यही सिखाते हैं इंसान, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इस्लामियत के नाम से ही, धर्म के नाम से ही 2 साल के बच्चे को बम लगा के उड़ा दिया जाता है। और मुझे बताइए ये जो अलगवादी है वहां पे 5 जने वो वहां से आवाज लगा रहे, मैं आ रहा हूं कश्मीर, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो बहन किसको बहका रही है? साहब आपके पास आ रहा हूं। वो बहन किसको बहका रही है? वो बहन केवल बाहर के इशारों से काम किया जा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? 2 साल बच्चे को बम लगाया गया, ठीक है, ये एक अहम बात है। लेकिन महेश जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है? महेश जी, लेकिन मेरा एक सवाल है, इनामुल नबी साहब आता क्या हूं मैं। बात करते हैं आप? इनामुल नबी साहब जो आपने बात करी है मैं उसका जवाब देना था, लेकिन आप इस हद तक मत गिरे। महेश जी देखिए हमें बताइए ना, साकी प्रज्ञा का मजहब क्या है? कर्नल रोहित का मजहब क्या है? जिन्होंने इखलाक को मारा उनका मजहब क्या है? इस पर अभी बात नहीं हो रही है और मैं वही चाह रहा हूं कि इस पर बात क्यों नहीं होती है। बात मजहब की होने लगती है, इस्लाम की होने लगती है, दहशतगर्दी की होने लगती है, पाकिस्तान की होने लगती है, लेकिन मसला है कश्मीर का हल क्या? मैं इनामुल नबी साहब ने एक बात कही, इनामुल नबी साहब ने जो बात कही, हम जो सहूलियत दे रहे हैं कश्मीरी युवकों को, महेश जी, सरेंडर करते हैं, एरोगेंसी की बात आती है, एरोगेंसी की बात आती है और जो नजरिया या जो टेंडेंसी है मरकजी हुकूमत की, वो बार बार एक सवाल खड़ा होता है और कश्मीर से ही तमाम मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से आती है कि जो मरकजी हुकूमत है उसका जो रुख है वो ठीक नहीं है। नहीं साहब, ये तो बात बिल्कुल निहायत ही गलत है। वो इस तरह से कि पीडीपी की तरफ से भी इस तरह की बात आई कि उनका नजरिया अलग है, उनकी आप बात करने का तरीका अलग है। मुझे टाइम दीजिए, हाँ। आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा। क्या पहली आपके बात लगे सारे कि हम गलत जो हैं? है ना, इन लोगों के लिए, ये जो अलगाववादी नेता है, इनके लिए एक अलग से हमने एक मध्यस्थ नियुक्त किया जो आईबी के डायरेक्टर हैं। हमने कहा कि भाई आपकी चलो आप कोई बात अपनी रखना चाहते हो, इंसानियत के नाते हमने इंसानियत का वास्ता दिया, हमने संविधान का वास्ता नहीं दिया, हमने जमहूरियत का वास्ता नहीं दिया, हमने कहा इंसानियत के नाते महेश वर्मा जी इंसाफ कर लीजिए। इनामुल नबी साहब आता हूं मैं, इन बच्चों के लिए पूरा जवाब आ जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इनामुल नबी साहब आ रहा कर सके। अलगाववादी नेताओं ने मालूम है क्या कहा? चूंकि ये व्यक्ति संविधान के दायरे में अपॉइंट किया गया है, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का है, इसलिए हम इससे बात नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए, सरकार भी आपने बताई, लेकिन आज कश्मीर में हमने जो बच्चों को सहूलियत दी, स्किलिंग करी, उनको अंग्रेजी, उनको अच्छे एकेडमिशियन, आपको सुन के हैरानी होगी, ठीक है, कि कम से कम 16 आईपीएस अफसर जेएनके ने इस बार दिया है। ठीक है, इसका जवाब जल्दी से इनामुल नबी साहब से ले लो सर, वक्त कम है। मैं आपसे फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा इसके बाद। इनामुल नबी साहब जल्दी से इसका जवाब दीजिए। महेश जी, ठीक है, महेश जी जवाब ले लेते हैं। इनामुल नबी साहब बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा आप इसका, फिर उसके बाद मैं 30 सेकंड्स के लिए आपके पास आऊंगा, जल्दी से सभी के पास शॉर्ट में अपना जवाब दीजिएगा। इनामुल नबी साहब, महेश जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। इनकी अभी भी एरोगेंस है, ये समझते नहीं है कि लड़ाई झगड़े से कोई चीज हल नहीं होनी है, हल होने वाली नहीं है। मारदार से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मारदार से कुछ हासिल हुआ होता पिछले 30 वर्षों से कुछ हासिल हुआ होता। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप वाकई चाहते हो कि मसले कश्मीर हल हो जाए, आपको उसके लिए डायलॉग करना है। आप कह रहे हैं आप इंटरव्यू भेजा है, ठीक है इनामुल नबी साहब, ठीक है सर, वक्त नहीं है। अब मैं सभी मेहमानों के पास एक एक करके 30 सेकंड्स के लिए आऊंगा।
हैं, और उन लोगों अपनी से बात अपने करिए, क्लोजिंग रिमार्क्स वो दीजिएगा वोट आप, की बातें होती और कहते हैं, हम नहीं बात क्लोजिंग करेंगे, रिमार्क्स दूसरों को दीजिएगा। करना है। और ये महेश जी, attitude है। मैं क्लोजिंग आप रिमार्क तो के लिए फिर भी बोल सबसे रहे पहले हो। आपके ही पास आ रहा हूं। महेश जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं कि देखिए एरोगेंसी की बात आ रही है, ठीक है, ये अलग बात है कि असल में एरोगेंसी कहां है ये शायद नहीं पता, इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन क्या डायलॉग्स की जो बात आती है उसको लेकर के और किसी तरह की हिकमत अमली की भी जरूरत है क्या? अपने क्लोजिंग रिमार्क। अच्छा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग भी हमारे भारत सरकार की तरफ से जो मध्यस्थ है, उनको अपनी, अगर मान लीजिए उनके मन में कोई पीड़ा भी है, ऐसी पीड़ा है जो कि वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, वो कम से कम उनसे जाकर कहें, उसका हो सकता है हम कोई रास्ता दे सके, हम उनका रास्ता निकाल सके। दूसरा कि जनरल रावत ने आज जो बात कही, ये चिंता जो है ये हम सबको करनी चाहिए। आज जो उन्होंने एक जनरल होकर एक चिंता जाहिर करी है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जो इस्लाम के नाम पर इस तरह से लोग कर रहे हैं, उनकी मजम्मत करनी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए। इनामुल नबी, आपका मैं क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगा अब कि वहां पर जो सिचुएशन है, मिल बांटकर डायलॉग की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं डायलॉग्स की कमी कहीं आपकी तरफ से भी तो नहीं हो जाती है? और वहां पर जिस तरह की बात आर्मी चीफ को कहनी पड़ती है, कोई तो वजह होगी। आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखिए सौद जी, डायलॉग करने के लिए आपको कंडीसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। आप एक तरह से मारदार जारी रखेंगे, पलटे जारी रखेंगे, दूसरी तरफ से आप बातचीत की पहल करेंगे, उसमें तो कोई फन है ही नहीं। हम तो चाहते ही है कि आप एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर बनाकर यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दीजिए। बातचीत से ही हल होगा। जो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स को सहूलियत रखी है, जनाब हमने आपकी सहूलियत तो देखी है। पिछले 3 दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बंद है। चलिए मैं आता हूं। रेगुलर स्टूडेंट वहाँ का उसको बंद रखा, कहने की बात अलग है और जमीन पर हालात कुछ अलग हो जाते हैं। लेकिन जेके बेनीवाल सर, मैं आपके पास क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आ रहा हूं कि मसला है कश्मीर की बात जब होती है तो बात बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होनी है और वहां पर ग्राउंड पर बात होनी है, लेकिन शायद उतनी ज्यादा ग्राउंड पर बात हो नहीं पाती। सऊद भाई, मैं केवल 2 अक्षर कहना चाहूंगा कि ये देखिए, बात तो बिल्कुल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर हमारे बच्चों को, नौजवानों को बाहर ले जा रहा है और इसमें बढ़ाया जा रहा है बच्चों को, उनकी नासमझी को उसका इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म के नाम पर। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये मसला आरामी से पॉलिटिकली है। अलगाववादियों ने तो पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो किसी फ्रंट पे नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँ, धारा 370 खत्म कर दीजिए और हम सब एक हो जाएंगे। पंडित जो निकाले वो भी वापिस साबित हो जाएंगे और हम सब एक बन के इस कश्मीर को खुशहाल बना। 370 पर तो खैर महेश जी ने कुछ बोला ही नहीं है, ना उस पर बात हो पाई। मैं कभी किसी और दिन बात कर लेंगे। लेकिन असद खान फलाही साहब क्या कहेंगे? पूरी दुनिया के जितने भी इनकलाब आए हैं और उसके बाद जितने भी सॉल्यूशन हुए हैं, वो हमेशा बातचीत से ही निकले। बुलेट फॉर बुलेट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट। पूरी दुनिया के हिस्ट्री उठा के देखिए आप। लेकिन मस्जिद मदरसों की जो बात कही सर, उस पर भी कौन सी मस्जिद और मदरसों की जो बात कही, मस्जिद और मदरसे में फिर मैं दोहरा दूं अपनी बात कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मदरसे के ताल्लुक से एक रिपोर्ट आई थी 2016 के अंदर। खुद आप ओवरऑल हुई थी वो बात, लेकिन हाँ, कश्मीर के ताल्लुक में अगर आज 2016 से 2018 में कुछ फर्क आ गया क्या? जल्दी से अपनी बात अगर रख सके 5 सेकंड में। और हमेशा डायलॉग और नेगोशिएशन से ही किसी भी मसले का हल निकल सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझना पड़ेगा दोनों ही लोगों को, यानी उधर वालों को भी बातचीत के लिए तैयार रहना होगा और इधर वालों को ऐसे माहौल। डायलॉग्स की बात जब होती है, बार बार एरोगेंसी की बात हो रही है सर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि खुद एरोगेंट हो और सामने वालों को एरोगेंसी समझ रहे हैं। भाई यूनाइटेड नेशन किस लिए बना? वो ठीक है सर, वक्त नहीं है अब वक्त नहीं है। अब मैं क्लोजिंग रिमार्क ले रहा हूं। मैं 1-2 पॉइंट सिर्फ बताना चाहता हूं जल्दी से शॉर्ट में। मैं पिछले साल रमजान के महीने में इंडिया ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया है। सीज फायर डिक्लेयर इसी साल सीज फायर डिक्लेयर होते 6 घंटे में पहला अटैक मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया। पाकिस्तान के साथ जब भी बातचीत हमने करी, उसका क्या अंजाम निकला? पठानकोट निकला, मतलब डायलॉग्स की कोशिश हुई लेकिन फिर भी नहीं। तो ये कहना कि इंडिया बातचीत नहीं करना चाहता, इंडिया एरोगेंट है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इनामुल नबी साहब जैसे इंटेलेक्चुअल सस्टेनेंस न दे मिलिटेंसी को, शायद ये खत्म हो जाए। ठीक है सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं बात यही है कि डायलॉग्स की भी कोशिश हुई और कहीं ना कहीं तमाम दूसरे तरीके भी अपनाए गए, लेकिन मसला है कश्मीर का हल असल में क्या है वो आज भी एक सवाल है। इसका जवाब तलाशना शायद किसी और तरीके से भी अब जरूरी है। आज का मुद्दा में बस आज के लिए इतना ही।